हाँ जी, नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री राम, राधे राधे। सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने परिवार पर। सभी साथी एक बार फिर से लाइव जुड़ जाइएगा। फिर अपने सेशन की शुरुआत करते हैं बहुत शानदार तरीके से। जिस प्रकार से कल अपना सेशन संपन्न हुआ था कि इतिहास का परिचय बढ़ा था, जिसके अंदर इतिहास की परिभाषा बदली थी, और दूसरे उसके बाद में इतिहास का जनक कौन थे, विश्व, भारत और राजस्थान। फिर हमने इतिहास की जो मुख्य विभाजन है साइंटिफिक तरीके से उसका विभाजन किया था, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था जो प्राग ऐतिहासिक काल है ना, उसका एक फर्स्ट टॉपिक रहेगा अपने इंडियन हिस्ट्री का, वो रहेगा पाषाण काल। ठीक है ना, स्टोनिक एज रहेगा। ठीक है, तो चलेगा, उसकी शुरुआत करते हैं। चल, सबसे पहले कल जो हमने पढ़ा था ना, उससे पहले छोटी सी बात करते हैं कि भाई प्राग ऐतिहासिक काल हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमारा एक टॉपिक रहेगा आज का पाषाण काल। कौन सा? पाषाण काल आज का टॉपिक रहेगा। अब प्यारे साथियों, पाषाण काल जब नाम लेते हैं ना, तब उससे पता चलता है कि इसके अंदर क्या हुआ था, कि इसके अंदर जो सभी प्रकार की वस्तुएं बनी थी, चाहे औजार को ले लो, चाहे बर्तनों को ले लो, चाहे घरों को ले लो, सभी प्रकार की जो चीजें बनी थी ना, वस्तुएं बनी थी ना, वो किसकी बनी थी? पत्थरों की बनी थी। तो अपने को एक चीज नोट ये करनी है, स्टोनिक एज का मतलब होता है वह समय जिसके अंदर सभी प्रकार की वस्तुओं का प्रयोग पत्थरों का होता था। अब पत्थर भी अलग अलग प्रकार के थे। पाषाण काल को भी क्या है, डिवाइड किया गया है। तो समझते हैं, चलेगा, जानते हैं। सभी का एक बार फिर से दिल खोलकर स्वागत है। देखो प्यारे साथी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी हमारे सामने? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि ये जो पाषाण काल है ना, उसके 3 भाग है। पाषाण काल के भाग कितने हैं? कि पाषाण काल के 3 भाग है भैया। अब पाषाण काल के तीनों भागों की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो कौन कौन से भाग है, ठीक है ना, कौन कौन से भाग है। चलो अब पाषाण काल की चर्चा शुरू। अब प्यारे साथी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास में क्या रहेगी? इंपॉर्टेंट चीज ये रहेगी, ये जो पाषाण काल है ना, उसकी बेहद शानदार तरीके से डिवाइड किया गया है। क्योंकि इतिहास है ना, विभाजित करने में बड़ा विश्वास रखता है, क्योंकि आसानी से समझ में नहीं आता ना, इसलिए इतिहास क्या कर देता है, हम इतिहास को विभाजित कर देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आती है हमारे सामने। पहला भाग रहेगा, दूसरा भाग यहां रहेगा, और तीसरा भाग यहां रहेगा। ठीक है, 3 भाग हो जाते हैं हमारे इतिहास के। तो तीनों भागों के अंदर की चर्चा इस प्रकार से हो जाती है। ठीक है, चलो अब सबसे जो पहला भाग है ना प्यारे साथियों, वो होता है पुरा पाषाण काल का। कौन सा? पुरा पाषाण काल। पाषाण काल का मतलब होता है पत्थरों का समय, स्टोनिक एज। उसके 3 भाग डिवाइड किए गए। पहला पुरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। तो पुरा पाषाण तो ये हो जाता है। फिर यहां पर लिख देते हैं प्यारे साथियों मध्य पाषाण काल। ठीक है, फिर यहां पर लिख देते हैं नव पाषाण काल। कौन सा? नव पाषाण काल। यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब मेरे जिगर के टुकड़ों में आपको इसका समय लिखा देता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट रहता है टाइम। देखो, इसका समय रहेगा 6 लाख से 10,000 BC। अब BC और ईसा पूर्व क्या है उसको भी समझा रहा हूं थोड़ा, है ना। फिर 10,000 से 6,000 BC, बिफोर क्राइस्ट। फिर 6,000 से 1,000 BC। ये होता है प्यारे साथियों पाषाण काल के तीनों समय का विभाजन। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखना। पाषाण काल 3 भाग, पूरा, मध्य, नव। पूरा का भाग 6 लाख से 10, 10,000 से 6,000, 6,000 से 1,000। अब वापिस इसको अगर डिवाइड करें ना, वापिस अगर इसको थोड़ा डिवाइड करें कि भाई 3 भाग और है ना, पूरा पाषाण काल को अध्ययन के दृष्टि से 3 और भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, तो उसको भी जानना तो जरूरी हो गया। चलो अब उसको थोड़ा जान लेते हैं। अब 3 और भाग कौन कौन से हैं? 3 और भाग कौन कौन से हैं?
चलो देख लेते हैं थोड़ा। 3 और भागों के अंदर सबसे पहला भाग, सबसे जो पहला भाग रहेगा ना वो रहेगा पूर्व पुरा पाषाण काल। पूर्व पुरा पाषाण काल। यहां पर रहेगा मध्य पुरा पाषाण, या फिर रहेगा उच्च पुरा पाषाण काल। ये हो जाता है। अब इनका समय भी इंपॉर्टेंट है ना प्यारे साथियों, तो समय लिख देते हैं थोड़ा। या अब ये समय 6 लाख से 10,000 के बीच में रहेगा। 6 लाख से 10,000 के बीच में रहेगा। यहां पर लिख दो 6 लाख से 1.5 लाख बीसी, फिर 1.5 लाख से 30,000, फिर 30,000 से 10,000 बीसी। ये इसका समय रहने वाला है। अब देखो पाषाण काल के 3 भाग, पुरा, मध्य और नव। पुरा के 3 भाग, पूर्व पुरा, मध्य पुरा, उच्च पुरा। ये हो जाता है अपने पाषाण काल का विभाजन इस प्रकार से। अब समझने वाली बात यहां से शुरू होती है कि जो पूरा पाषाण काल है ना, पाषाण काल का एक सबसे लंबा टाइम पीरियड है और सबसे कम विकसित टाइम पीरियड रहेगा। देखो सबसे लंबा कार्यकाल कौन सा रहेगा, तो भैया पूरा पाषाण काल। देखो ये क्या रहेगा, सबसे लंबा समय रहेगा। दूसरी विशेषता रहेगी सबसे कम विकसित रहेगा। सबसे कम विकसित हुआ था, सबसे कम विकास हुआ था इसके अंदर, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, तीनों चीज हो जाती है। अब थोड़ा सा अपने को ये चीज ध्यान में देनी है कि अब अपने को पढ़ना कहाँ से है, एग्जाम के अंदर सवाल कहाँ से आते हैं, वो तो इम्पोर्टेंट ना। ये लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है कि सवाल कहाँ से बनते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहने वाले है। अब सवाल देखो, पूछा जा सकता है आपसे कि चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पाषाण काल के किस काल से संबंधित है। आप कहोगे ये तो आपने बताया ही नहीं, तो अभी बताएंगे कि ये जो वास्तव में चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है क्या। देखो पूरा पाषाण काल के अंदर प्यारे साथियों हथियारों की आविष्कार एक क्रांतिकारी घटना थी, एक रिवॉल्यूशन थी। हथियारों का आविष्कार शुरू हो गया था। हथियारों के आविष्कार के अंदर प्यारे साथियों रॉबर्ट फ्रूट नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी है, उन्हें क्या मिली है, एक हस्त कुटार मिली है, हैंड एक्स मिली है, हाथ यानी कि छोटी सी कुल्हाड़ी मिली है, हैंड एक्स। उसके बाद में क्या होता है, यहां पर प्यारे साथियों सबसे पहले इंपॉर्टेंट रहती है कि तमिलनाडु एक क्षेत्र है पल्लवरम, पल्लवरम का एक स्थान है चिंगलपुट। चिंगलपुट से प्यारे साथियों क्या मिलते हैं, अवशेष मिलते हैं हाथ कुल्हाड़ी के, हैंड एक्स के, ठीक है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर यहां पर प्यारे साथियों क्या होता है, डी टेरा और पीटरसन नाम के एक व्यक्ति होते जिन्होंने येल कैम्ब्रिज अभियान दल में शिवालिक पहाड़ियों की पोतवारी पठारी भाग पर क्या मिले, उन्हें पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले। देखो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि डी टेरा और पीटरसन ने येल कैम्ब्रिज अभियान दल, येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने शिवालिक पहाड़ी की पोतवारी पठारी भाग, शिवालिक पहाड़ी के पोतवारी पठारी भाग पर, पोतवारी पठारी भाग पर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य
खोजे। ये क्या कहता है? ये कहता है कि येल कैम्ब्रिज अभियान दल है, उसके शिवालिक पहाड़ियों के पोतवारी पठारी भाग पर डीटर और पीटरसन के नेतृत्व में ये अभियान चला था, जिसके अंदर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। फिर यहाँ पर एक छोटी सी चीज आएगी प्यारे साथियों, पूरा पाषाण काल के अंदर, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है कि भाई यहाँ पर एक व्यक्ति नाम आता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु का एक क्षेत्र है पल्लवरम, पल्लवरम तमिलनाडु है ना, वहां पर एक चिंगलपुट नाम का स्थान भी है। वहां पर क्या मिली है? अनेकों प्रकार के ये अवशेष मिले हैं। तो इस प्रकार से अपने पाषाण काल रहता है। फिर पूरा ये जो पूरा पाषाण काल है ना, उसकी जो संस्कृति है ना, वो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है। अब यहाँ की जो संस्कृति कौन सी है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूं। यहाँ की संस्कृति किस प्रकार से रहने वाली है। अब इंपॉर्टेंट चीज यहां रहेगी कि यहाँ की जो संस्कृति है ना, यहाँ की जो संस्कृति है वो कौन सी रहने वाली है? संस्कृति रहती है पहली चापर चापिंग पेबुल संस्कृति, चापर चापिंग पेबुल संस्कृति। अब आप कहोगे ये चापर चापिंग पेबुल क्या है? देखो थोड़ा सा समझा देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं। इस प्रकार से चापर बना होगा, ये इस प्रकार से चापिंग बना होगा। इस प्रकार से कोई नदी आ रही है, नदी आ रही है, नदी के अंदर जल है, नदी के अंदर क्या है? तो बहता जल होता है। और यहाँ पर एक कोई टेढ़ा मेढ़ा पत्थर इस प्रकार से जो घिसता 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 यहाँ के पूर्ण रूप से गोल हो जाता है। क्या हो जाता है? ये अब नदी में रगड़ खाकर, नदी में रगड़ खाकर गोल मटोल पत्थर, गोल पत्थर क्या कहलाता है? पेबुल कहलाता है। ठीक है, चापर क्या होती है? एक तरफ धार होती है, लिख दो, एक तरफ धार, एक तरफ धार होती है। यहां पर क्या होती है? दोनों तरफ धार होती है। क्या होती है? दोनों तरफ धार होती है। दोनों तरफ धार होती है। इसे क्या कहते हैं? चापिंग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? चापर कहते हैं। आई चीज समझ में कि एक तरफ के धार वाले पत्थर को चापर कहते हैं, दो तरफ के धार वाले को चापिंग कहते हैं। नदी के अंदर रगड़ खा कर गोल मटोल पत्थर पेबुल कहलाता है। तीनों चीज समझ में आ गई। अब इसका उपयोग आपको पता है पशुओं को मारने के अंदर, किसी के खाल चीरने के अंदर, खाल उतारने के अंदर, बाल उतारने के अंदर, अलग अलग मांस को चीरने, फाड़ने, मारने, इस तरह का उपयोग होता था। ये तो हो जाती है चापर चापिंग पेबुल संस्कृति पूर्व पूरा पाषाण काल की। फिर मध्य पाषाण काल हो रहेगा, फिर उच्च पूरा पाषाण काल हो रहेगा। यानी कि ये ओवरऑल मैंने आपको एक आइडिया बता दिया कि वास्तव में भाई इस प्रकार से अपनी क्या होती है, ये पाषाण काल का सिस्टम होता है। कहीं भी अगर कोई सवाल आए तो अपने को गलत नहीं करना है ना। मैं तो इसलिए समझा दिया थोड़ी जानकारी के लिए कि भाई आप कहते हो कि सर ये पाषाण काल, पुराण, मध्य, नवन, उच्च, ये सिस्टम क्या है। तो ये पूरा सिस्टम आपके सामने एक ही डायग्राम के अंदर सेट हो गया, तब आपको आसानी से पता लग जा सके कि भाई किसी भी प्रकार का कोई भी गलत माध्यम नहीं हो सकता है ना, गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा ना, वो अब रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। शुरुआत का सबसे बेहतरीन टॉपिक रहेगा और बहुत मस्त टॉपिक है पढ़ने का, गजब का, शानदार का। और एग्जाम के अंदर बार बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। किसी भी एग्जाम के अंदर एक सवाल तो इसका आता ही आता है। ठीक है ना। तो वर्तमान में मॉडर्न को ज्यादा महत्वता दी जाती है, लेकिन अपने आर्मी, एसएससी उठा लो, रीट, पटवार, ग्राम सेवक, इनको उठा लो, सभी के अंदर इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। चलो तो अभी अपने चलते हैं थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता की ओर। अपनी सिंधु घाटी सभ्यता क्या कहती है, चलो
सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट सभ्यता है, बड़ी विकसित सभ्यता हुआ करती थी। कहाँ? उस समय भी लोग बाथरूम यूज करते थे। आज लोगों को कहना पड़ता है कि भैया शौचालय बनाओ, शौचालय बनाओ। उस समय लोग शौचालय बनाकर स्विमिंग पूल के अंदर स्नान करते थे। तो सोच लो उनकी जो विकास था ना वो किस स्तर का था। सबसे पहले मैं छोटी सी आपको स्टोरी बता देता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वास्तव के अंदर जो नींव है ना, उसकी जो खोज होती है ना, वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक व्यक्ति का नाम लिखा देता हूं, अलेक्जेंडर कनिंघम। व्यक्ति का नाम क्या रहेगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। चलो लिखो, अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, अब अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को क्या था कि पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करने में बेहद रुचि थी। ठीक है, इन्होंने क्या किया? पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना शुरू किया, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार के अंदर सफलता नहीं मिली थी कि वास्तव। हाँ, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उसके दो अधिकारी थे, उन्होंने दो अलग अलग प्रकार की मुहर निकाली थी, लेकिन उस पर शोध करने में वो पूर्ण रूप से असफल रहे थे। लेकिन फिर दो नाम इंपॉर्टेंट रहते हैं, दो बर्टन बंधु थे, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, है ना। चलो दो नाम और आ जाते हैं अपने पास में, कौन कौन से कि यहां लिख दो, जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। विलियम बर्टन। ठीक है, अब लाहौर से कराची के मध्य क्या हो रही थी? रेलवे लाइन बिछा रहे थे। क्या बचा रहे थे? रेलवे लाइन। जब लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे तब उनके क्या होता है? ये लाहौर से कराची हो गई, ये लाहौर से कराची हो जाती है। अब इनके मध्य क्या हो रही है? रेलवे लाइन बिछ रही है भाई। अब रेलवे लाइन बिछाएंगे तो क्या होगा? लकड़ियों का, ईंटों का उपयोग हो। तो उस समय क्या होती थी? यहाँ इस प्रकार से ईंटें यूज होती थी, इस प्रकार से ईंटों का प्रयोग होता था। लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाने का जो ठेका था ना, अपने वर्तमान में क्या कहते हैं? ठेकेदार कहते हैं। तो उस समय ठेकेदार कौन थे भैया? जॉन विलियम और बर्टन बंधु। ठीक है, लिख दो ये लाहौर, यहां लिख दो कराची। ठीक है, लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे तो उनके क्या होती? ईंटों की कमी आ जाती है। ईंटों की कमी आ जाती है तो उन्होंने क्या किया? पास का एक स्थल था, पास में एक स्थल था यहां पर और यहां पर। ठीक है, तो यहां एक स्थल था हड़प्पा शहर था। उस हड़प्पा शहर से क्या होती है? यहाँ उन्हें ईंटें प्राप्त हो जाती है। जब जॉन विलियम और बर्टन बंधु को ईंटें प्राप्त हो जाती है ना, तब इन्होंने क्या किया? पहले ईंटों का प्रयोग किया। भाई ये आप मत सोचो कि भ्रष्टाचार पहले से चला, अभी से शुरू हुआ। भ्रष्टाचार पहले से ही चला आ रहा है। कैसे? कि जब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन को ईंटें प्राप्त हुई तो उन्होंने ईंटों का पहले प्रयोग किया कि अपना काम कहीं रुक न जाए। उन्होंने ईंटों का प्रयोग करने के बाद में सरकार को सूचना दी, और उस समय सरकार, मतलब उस समय क्या होता था? उस समय जो ब्रिटिश अधिकारी था ना, वो था जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के निदेशक के अंदर प्यार से काम होता है। और अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक शानदार काम किया था कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या बनाया? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया 1861 के अंदर। ठीक है, 1861 के अंदर। फिर जब जॉन बर्टन और विलियम बर्टन के अंदर क्या किया उन्होंने? जब ईंटों की खोज की थी ना,
और सरकार को ये सूचना दी, तो उस समय इसका नया निदेशक कौन था? नया निदेशक कौन था भाई? नया निदेशक जॉन मार्शल। नया निदेशक कौन था? जॉन मार्शल। तब जॉन मार्शल ने अपने 2 चट्टों को भेजा, अपने 2 अधिकारियों को भेजा, ठीक है। पहला अधिकारी रहेगा दयाराम साहनी, दयाराम, और दूसरा रहेगा आर.डी. बनर्जी, मतलब राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। ये 2 व्यक्तियों के नाम रहेंगे, ठीक है। अब जब जॉन मार्शल ने इन 2 व्यक्तियों को कहा कि आप वहां जाइएगा, घटना स्थल पर है जहां पर ईंटें प्राप्त हुई है, वहां पर जाके क्या कीजिएगा, एक थोड़े बड़े स्तर पर गहनता से, गहराई से उसका अध्ययन कीजिएगा। तब दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने क्रमशः 1921, क्रमशः कब 1921 और 1922 के अंदर, 1922 के अंदर 2 स्थलों की खोज की है। इन्होंने की हड़प्पा की और इन्होंने की है मोहनजोदड़ो की। किसकी? मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदारो है ना, वही। तो जब राखलदास बनर्जी ने 1921 के अंदर पहला स्थल और दूसरा स्थल, दयाराम साहनी ने 1921 पहला स्थल और राखलदास बनर्जी ने 1922 मोहनजोदड़ो दूसरा स्थल खोजा था क्रमशः। और फिर क्या होता है, इसकी व्यापक क्षेत्र के अंदर क्या होती है, खोज होती है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की, इस प्रकार से खोज होती है। अब जब खोज हो जाती है ना, तो व्यापक क्षेत्र के अंदर इसकी क्या होती है, इसका सर्वेक्षण शुरू किया। जब सर्वेक्षण शुरू किया तो सबसे पहले अपने क्या होता है, नामकरण होता है ना। तो कि भाई ये इतनी बड़ी सभ्यता है, इसका नाम क्या रखे, इतनी बड़ी सभ्यता है ना, इसका नाम क्या रखा जाएगा। तो नाम क्या रखना है, तो एक काम कर लो। कुछ लोगों ने कहा कि ये किस नदी के किनारे गए, सिंधु नदी के किनारे, तो इसका नाम रख दो सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ लोगों ने कहा कि सिंधु के पास में कैसे हो सकता है, सरस्वती सभ्यता के पास में भी इसके स्थल मिले हैं, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता रख लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, आदि ऐतिहासिक काल है, दूसरा काल उसके अंदर सभ्यता। कुछ लोगों ने कहा कि तांबा और टिन को मिलाकर कांसा मिला तो कांस्य युगीन सभ्यता लिख देते हैं। लेकिन अंततः पहला स्थल कौन सा मिला था अपने को, हड़प्पा। कौन सा मिला, हड़प्पा। तो उस बैठक के अंदर ये तय रहा कि भाई ये काम करते हैं, पहले स्थल के आधार पर इसका नामकरण करते हैं, क्योंकि पहला स्थल एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं मिलता है। तो जब पहला स्थल एक बार मिल जाता है ना, तब एक काम करते हैं, इसका नाम क्या रखते हैं, हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति रखते हैं। इस प्रकार का क्या होता है, नामकरण हो जाता है। अब यहां पर लिखते हैं इसका नामकरण, तो लिख दो नामकरण। अब नामकरण की ओर थोड़ा ध्यान दे, तो अलग अलग नाम दे रखे। अलग अलग नामों के अंदर सबसे पहला नाम कौन सा रहेगा, सिंधु सभ्यता रहेगा। क्या रहेगा, सिंधु सभ्यता रहेगा, ठीक है, सिंधु सभ्यता रहेगा। और क्या नाम दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता दे रखा है। तो और नाम कौन सा दे रखा है भैया, कि सिंधु सरस्वती सभ्यता दे रखा है। क्या दे रखा है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु सरस्वती सभ्यता भी नाम इसका क्या है, मिलता है। तो और कौन से नाम मिलते हैं, और कौन से नाम मिलते हैं, तो और नाम मिलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं, दो धातु मिली है, तांबा प्लस में टिन, तांबा प्लस में टिन बराबर क्या बनता है, कांसा बनता है। फिर ये इतिहास के दूसरे भाग यानी कि आद्य ऐतिहासिक सभ्यता लिख दो, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। लेकिन अंततः इसका जो नाम प्रमुख रहा ना, वो रहा था हड़प्पा संस्कृति। कौन सा रहा था, हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति, इसका नाम
फाइनली रखा गया था, जो सबसे प्रमुख नाम माना जाता था। इसको क्या दी है, प्राथमिकता दी है कि सबसे प्रमुख नाम कौन सा रहेगा, हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति रहेगा। भाई ये नाम क्यों दिए, मैंने आपको बताया, ये सिंधु नदी के किनारे, फिर नदी के आसपास मिले सिंधु सरस्वती, तो सिंधु और सरस्वती दो नदियां मिली, कांस्य युग तांबा और टेन मिला, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, दूसरा काल मैंने आपको बताया था। फिर अंततः प्रथम स्थल की खोज के कारण इसे यहाँ कह दिया हड़प्पा सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति कह दिया। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होती है, इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की क्या होती है, ये खोज होती है, और खोज के बाद में इसका क्या होता है, नामकरण इस प्रकार से हो जाता है। आई चीज समझ में, मेरे हिसाब से आराम से आपको सिंधु घाटी सभ्यता का जो कॉन्सेप्ट था ना वो आपके क्लियर हो गया होगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता को हम देखते तो है कि भाई वास्तव में सिंधु घाटी ये वास्तव में इस सभ्यता का कुछ समय भी रहा होगा, इसका विस्तार कहाँ तक था, कैसे फैली हुई थी, तो थोड़ा विस्तार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। चलो थोड़ा विस्तार के बारे में जान लेते हैं कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ना वो कहाँ कहाँ तक फैला था। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है ना वो कहाँ कहाँ पर फैला था। विस्तार के बारे में छोटी सी मैं जानकारी लिखा दूं तो पहला ये 3 देशों के अंदर फैला था, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, 3 देशों के अंदर ये सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, अब इसका क्षेत्रफल देखे, इसका क्षेत्रफल तो 12,99,700 वर्ग किलोमीटर, यानी कि कितना, 13 लाख, यानी कि कितना, ये लिख दो, यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर। लेकिन हरियाणा के अंदर नए शोध हुए हैं तो कुल मिला के 13.5 लाख वर्ग किलोमीटर, 5 लाख किलोमीटर माने जाते हैं। ठीक है ना। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दे तो एग्जाम के अंदर सवाल कैसे आते हैं। सवाल अगर आ जाए कि भाई सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, जिसके अंदर ये तो ना तो 12,99,000 दिया ना 13 लाख दिया, तो 13.5 लाख करके आना, क्योंकि हरियाणा के अंदर कुछ नए शोध हुए हैं लेकिन उसे एनसीईआरटी ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। लेकिन अगर क्या पता सरकार ऐसी है कि दोनों नहीं दे और तीसरी दे दे, तो अपने को क्या करना है, तीसरा भी तो याद रखना, अपना ब्रह्मास्त्र तैयार रखना है ना। ठीक है, चलो फिर इसका क्षेत्रफल हो जाता है। फिर इसका फैलाव कितना है भाई, कि 1400 और 1600 किलोमीटर है ना। उत्तर से दक्षिण 1400 है, 1400, पूर्व से पश्चिम कितना है, 1600 इसका फैलाव है। तो थोड़ा सा विस्तार जान लेते हैं। आओ चलो मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ थोड़ा क्या जान लेते हैं, विस्तार जान लेते हैं। कि भाई किस प्रकार से विस्तार हो रखा था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, उत्तरी बिंदु कौन सा रहेगा, भारत के अंदर मांडा जम्मू कश्मीर रहेगा। कौन सा रहेगा, मांडा कहाँ रहेगा, जम्मू कश्मीर के अंदर। दक्षिण के अंदर प्यारे साथियों स्थल रहेगा देमाबाद महाराष्ट्र, देमाबाद महाराष्ट्र, देमाबाद महाराष्ट्र। पूर्व के अंदर क्या रहता है, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। और पश्चिम के अंदर रहने वाला है शुतक्का गैंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, ये रह जाते हैं इनके स्थल। अब मांडा जम्मू कश्मीर है ना, ये तो है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, ये लिखना बड़ा जरूरी है भैया, भारत के संदर्भ में। ठीक है, ये तो किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। अगर थोड़ी सी बात पहले इनकी नदियों की बात कर लेते ना। मांडा जम्मू कश्मीर कौन सी नदी है भैया, चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, चिनाब नदी। दक्षिण में देमाबाद महाराष्ट्र, परवरा नदी, परवरा नदी।
पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी। कौन सी नदी रहेगी? हिंडन नदी के किनारे रहेगा। पश्चिम में शुत्तकाखंड और बलूचिस्तान, कौन सी नदी रहेगी? दास्क नदी के किनारे रहेगा। कौन सी नदी? दास्क नदी के किनारे रहने वाला है। लेकिन अभी आपको मैं कुछ चीज और बता देता हूं कि भाई यहां पर क्या होता है। यहां पर आपने नाम सुना होगा, एक पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला। कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला। अब आप कहोगे ये शिवालिक पर्वत श्रृंखला कौन सी है? देखो यहां पर कौन सी है? शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला, ठीक है। शिवालिक पर्वत श्रृंखला के ऊपर दो स्थल रहेंगे। पहला रहेगा शुत्तकाखंड, माफ करना, सोरतकुई। दूसरा कौन? पहला रहेगा सोरतकुई, सोरतकुई, और दूसरा रहेगा मुंडी गाक, मुंडी गाक। अब ये दोनों जो स्थल है ना, वो किसके है भैया? अफगानिस्तान के स्थल है, अफगानिस्तान के स्थल है। थोड़ा सा इधर समझ लेना है ना, थोड़ा सा इधर समझ लेना कि अफगानिस्तान के दो स्थल है, सोरतकुई व मुंडी गाक। अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो, सोरतकुई और मुंडी गाक जो स्थल है ना, ये जो स्थल है ये विश्व के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में। अब थोड़ा सा समझ लो कि सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे उत्तरी बिंदु मांडा जम्मू कश्मीर रहेगा, और सिंधु घाटी सभ्यता का विश्व के अंदर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा रहेगा? सोरतकुई और मुंडी गाक, जो अफगानिस्तान के अंदर है, जो शिवालिक पहाड़ी के जस्ट ऊपर की ओर है। ठीक है, समझ में आया? फिर यहां उत्तर से दक्षिण प्यारे साथियों 1400, पूर्व से पश्चिम 1600, और ओवरऑल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल रहने वाला है। मेरे हिसाब से चीज आई समझ में कि किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का 3 देशों के अंदर विस्तार है, इसका इस प्रकार से फैलाव है, इतना क्षेत्रफल है, ठीक है। और यहाँ इसका उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और बिंदु, ये बिंदु है। मेरे हिसाब से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट चीज ये रहने वाली है कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये भाई कितनी पुरानी है, इसका समय कैसे निर्धारित किया जाए। समय निर्धारण के लिए क्या होता है, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत दे रखे हैं। कोई विद्वान कहता है इसका समय इतना है, कोई विद्वान कहता है इसका समय इतना है। तो थोड़ा समय जानते हैं, थोड़ा क्या जानते हैं, समय। चलो समय बड़ा बलवान है ना, काबे लूटी गोपियां नबे अर्जुन बही बाण। चलो थोड़ा इधर ध्यान देते हैं काल निर्धारण की ओर। काल निर्धारण की ओर थोड़ा इसका ध्यान देते हैं। काल निर्धारण क्या है, क्या कहता है, अलग अलग विद्वानों के नाम देता है। वो एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं कि भैया समय निर्धारण है ना, अलग करते हैं, माशी, माफे, आडीन, आडीन, जाय मासी माफे, जाय मासी माफे आडीन। अब आप कहोगे ये कैसा सूत्र है? सूत्र बहुत शानदार है। जॉन मार्शल। कौन देता है समय? जॉन मार्शल। अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके, माधव स्वरूप वत्स, मार्टिमर व्हीलर, सी मतलब ये इंग्लिश वाला सी है ना, सी जे गेड,
फिर सर्विस आलचीन, फिर डीपी अग्रवाल, इसके साथ में एक और नाम ऐड कर दो, रोमिला थापर, रोमिला थापर, और यहां पर लिख दो NCERT। ये इसका प्यारे साथियों क्या रहता है, समय रहता है। अब ये विद्वान इसके समय के बारे में क्या देते हैं, अलग अलग कथन देते हैं कि भाई इसका समय ये रहा था, इसका समय ये रहा था। जॉन मार्शल अलग देते हैं, अर्नेस्ट मेके, माधुसौर वत्स, CJ गेड, मार्टिमर व्हीलर, लेकिन प्यारे साथियों डीपी अग्रवाल इनके साथ में एक और जोड़ देते हैं, कार्बन चपदा, ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं अगर आपको बता देता हूं सबसे प्रमुख कोई मानते हैं तो इनके समय को माना जाता है, इनके समय को सबसे प्रमुख माना जाता है। इन्होंने समय दिया है 2350 से 1750 BC, ये इसका समय सबसे प्रमुख है। BC कहो या फिर ईसा पूर्व कहो, ये इसका समय है जो सबसे प्रमुख माना जाता है। अब आप कहोगे ये आपने एक अलग से लिखा है कार्बन चपदा, ये क्या है? प्यारे साथियों, कोई वस्तु कितनी पुरानी है उसकी निश्चित आयु जानने के लिए एक कार्बन डेटा होता है, उस कार्बन डेटा का आधार रहता है कि इतना डेटा करने के आधार पर इसका समय ऐसे निर्धारित होगा। तो उस विधि को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं, कार्बन डेटिंग या फिर कार्बन चपदा पद्धति कहते हैं। समझ में आया? चलो, ये इसका मुख्य समय था, यही अपने को इंपोर्टेंट ध्यान रखना, प्रमाणिक यही है। ये क्या है? प्रमाणिक यही है, अपने को यही पूछा जाता है, ठीक है ना। चलो, अब थोड़ी सी मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूं कि ये BC और ईसा पूर्व ये क्या है। देखो, थोड़ा सा इधर समय ध्यान रख लो कि भाई एक समय होता है इस प्रकार से, इस प्रकार से एक समय रहता है, ठीक है। अब इस समय के दो भाग कर देते हैं कि भैया दो भाग कर दिए इस प्रकार से, एक रहता है इधर, एक रहेगा उधर, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इधर उधर का मामला क्या है, जो बार बार आप कंफ्यूज होते हैं, कभी ईसा पूर्व कभी ईसवी। देखो, यहां एक व्यक्ति का नाम आएगा ईसा मसीह है, ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद। ईसा मसीह के यह हो गया जन्म, अब यह हो जाता पूर्व और यह हो जाता है बाद, ठीक है। पूर्व या फिर पहले लिख दो, समझ में आसानी से आएगा। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय क्या कहलाएगा प्यारे साथियों? ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा। और ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय ईसवी कहलाएगा या फिर एडी कहलाएगा, एडी, ठीक है। अब यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन ये क्यों कहते हैं, मतलब इसके पीछे विशेषता क्या है? विशेषता क्या है? ये समय हमेशा घटेगा, ये समय हमेशा घटेगा। घटेगा कैसे? कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय 2300 से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। ये समय हमेशा बढ़ेगा, समय हमेशा बढ़ेगा, समय हमेशा बढ़ेगा। कैसे? उदाहरण दे देते हैं। बाबर का समय क्या था? 1526 से 1530 ईस्वी। ये फंडा है भैया ईसा पूर्व और ईसवी का। समझ में आया कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय टाइम पीरियड क्या कहलाएगा? ईसा पूर्व BC कहलाएगा। ये समय हमेशा घटेगा। और उदाहरण है 2300 से 1750 सिंधु घाटी सभ्यता का समय निकाल लो। फिर ईसा मसीह के जन्म के जो बाद का समय ये ईसवी या फिर एडी कहलाएगा, जो समय हमेशा बढ़ेगा। वो 1526 से 1530 बाबर का टाइम पीरियड देख लो, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी। समझे? अरे विश्वास रखो आपके भाई पर, सब कुछ अच्छी तरह से समझा दूंगा, एक एक चीज समझा दूंगा, ठीक है ना। चलो,
इंपॉर्टेंट चीजें थी, इसलिए मैंने आपको बताना सही समझा। मैंने कहा मेरे लाला को, मेरे जिगर के टुकड़ों को एक एक चीज जानकारी दे देते। अब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो गई, नामकरण कर दिया, इसका टाइम पीरियड जान लिया। अब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता की जो वहाँ की जनता थी ना, वो कौन थी, उसकी स्थापना किसने की, वहाँ कौन से लोग बसे थे, उसका निर्माण किसने किया, ये सारी जानकारी जानने का प्रयास करते हैं। तो आइएगा, चलो प्यारे साथियों देख लो, यहाँ कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी यहाँ की, या फिर इसका निर्माण किसने किया, प्रजातियां या फिर जनजातियां कौन कौन सी थी, ये थोड़ी जानकारी है। यहाँ पर आप एक छोटा सा चीज लिख दो, तो यहाँ पर विद्वान लिख देते हैं कि भैया विद्वानों के अलग अलग मत है ना, विद्वान, और यहाँ पर उनके मत लिख देते हैं, मत कौन से विद्वान ने कौन सा मत दिया है। उससे पहले अपने वही थोड़ा ट्रिक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों कि राम लक्ष्मण ने गार्डन के अंदर राख अमल फेंके, लक्ष्मण ने गार्डन के अंदर राख अमल फेंके, लिख दो, लक्ष्मण ने गार्डन में राख अमल फेंके। अब इसके माध्यम से मैं आपको समझा देता हूं कि ये वास्तव में ट्रिक क्या कहती है। ये कहती है लक्ष्मण स्वरूप, लक्ष्मण स्वरूप, ठीक है, ये थोड़ा मिटा देते हैं। ये कहता है गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, ये कहता है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, ये कहता है अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, ये कहता है फेयर सर्विस। ये विद्वान थे, ये कौन थे, इतिहासकार थे, ये विद्वान थे। अब इन विद्वानों के अलग अलग मत भी है ना, तो वो मत भी तो अपने को देने हैं ना। तो मतों के अंदर लक्ष्मण का जब नाम लेंगे ना, तो इसके माध्यम से भी आपको एक ट्रिक बता देता हूं। अशूद्र शोगा, ट्रिक क्या कहती है, अशूद्र शोगा, ये ट्रिक कहती है। अब आ का मतलब क्या होता है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि भाई अशूद्र शोगा क्या कहती है। आ कहती है अशूद्र शोगा। लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता आर्य लोग थे। सु का मतलब होता है सुमेरियन, द्र का मतलब होता है द्रविड़ लोग, सो का मतलब होता है सोती संस्कृति, और प्यारे साथियों गा का मतलब होता है ग्रामीण लोग। कौन से, ग्रामीण संस्कृति। अब ये अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे जो हमने जाने, जो हमने क्या किए, जाने। चीज समझ में आई? थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं। देखो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां या फिर उसका निर्माण किसने किया था, उसके अंदर कौन कौन सी जातियां रहती थी, ये चीज है ना। इसके अंदर एक अपना ट्रिक क्या कहती है, अपनी ट्रिक ये कहती है कि भैया बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, इसको गलत नहीं करना अपने को, कुछ भी हो जाए अपने को ये गलत नहीं करनी है कि भैया लक्ष्मण ने गार्डन में राख अमल फेंके, लक्ष्मण ने गार्डन के अंदर राख अमल फेंके। तो ट्रिक क्या कहती है, लक्ष्मण अलग कहता है, गार्डन अलग बात करेगा, राख अलग बात करेगी, अमलानंद अलग बात करेगा, और फेयर सर्विस फेंके अलग बात करेगा। ठीक है, इसके अंदर एक एक चीज ये हो जाती है ऊपर कि अशूद्र शोगा। आ का मतलब होता है आर्य लोग, सु का मतलब होता है सुमेरियन लोग, द्र का मतलब द्रविड़ लोग, सो का मतलब सोस्ती, और गा का मतलब ग्रामीण लोग हो जाते हैं। मेरे हिसाब से सिंधु घाटी सभ्यता की अंदर कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी वो चीज आपकी क्लियर हो जाती है। समझ में आया?
ये चीज समझ में आई भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन कौन सी प्रजातियां रहती थी? आर्य, सुमेरियन, द्रविड़, सोती और ग्रामीण संस्कृति। पूछा सवाल क्या आता है कि राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कौन सी प्रजाति निवास करती थी? तो द्रविड़ी लोग रहते थे, या फिर अम्लानंद घोष के अनुसार कौन सी थी? सोती संस्कृति के लोग रहते थे। ये चीज अपने क्या हो जाती है? क्लियर हो जाती है। ये चीज नोट करना, गलत मत करना। बार बार पूछी जाती है तो अपने को गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पढ़ेंगे, धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, लेकिन एक एक चीज क्लियर करते हुए जाएंगे। आज तक जो संशय बना हुआ था ना, उस संशय को क्लियर करते हुए जाएंगे। चलो, ये भैया हो जाता है अपना। अब ये पढ़ेंगे प्यारे साथियों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उसकी जो खोज के अंदर जो स्थल थे ना, उन स्थलों की बात करेंगे कि वास्तव में कौन कौन से स्थल कहाँ कहाँ पर मिले थे। तो इन चीज़ों को ये ध्यान में भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल बड़े इंपॉर्टेंट है और स्थल से बार बार अवशेषों के सवाल पूछे जाते हैं। उसकी खोज किसने की? कौन सी नदी के किनारे स्थित थे। चलो भैया, सबसे पहले अपन कुछ स्थलों की नाम ले लेते हैं ना, कुछ स्थलों का थोड़ा नाम लेने का प्रयास करते हैं कि भैया मान लो ये कालीबंगा हो गया, अपने ये स्थलों के नाम लेते तो थोड़ा सा मैं आपको बताने का प्रयास कर देता हूँ। मैं आपको कालीबंगा बना देते हैं ना, थोड़ा हम कालीबंगा बना लेते हैं आज, तो फिर इतना ही समय बचेगा हमारे पास में कि किस प्रकार से कालीबंगा को हम बना सकते हैं। ये भी इस प्रकार से है ना। चलो कोई बात नहीं, कालीबंगा बनाने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से भैया कालीबंगा जो स्थल है ना, और हड़प्पा स्थल है, मोहनजोदड़ो स्थल है, अलग अलग स्थल मिले हैं। अब उन स्थलों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि किस स्थल के अंदर कौन कौन सी क्या मिली है, सूचना अवशेष मिले हैं। चलो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं कि भाई ये जो नदी है, ये एक नदी है। ये कौन सी नदी है? हम थोड़ा हड़प्पा बना रहे हैं, हड़प्पा को थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ चीजें मिलेगी भैया। यहां पर 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा बता देता हूं ये क्या है, लेकिन थोड़ा बनाते हुए चलते हैं ना। अब देखो यहां पर फिर यहां पर चबूतरा मिला है ईंटों का, ठीक है। ईंटों का क्या मिला है? चबूतरा मिला है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना भैया, ध्यान में रखना, बार बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, तो गलत करने की कोई अपने गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। दक्षिण के अंदर ये इस प्रकार से बना दो, ये ठीक है, इस प्रकार से बना लेते हैं। फिर यह चलो थोड़ा समझा देता हूं आपको एक एक चीज। एक एक चीज समझा देते हैं। अब यहां कुछ चीजें आपको लिखनी होगी। आप कहोगे ये क्या बनाया डामाडोल? ये प्यारे साथियों है अपनी रावी नदी। कौन सी नदी है? रावी नदी। रावी नदी के बाएं तट पर, बायां तट, बाएं तट पर कौन सा स्थल है? हड़प्पा स्थल है, ठीक है। ये क्या मिली है कि ये 1 2 3 4 5 और 6, ये लिख दो 6 6 की पंक्तियों में, 6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले, 12 अन्नागार मिले हैं। 6 की पंक्तियों में 12 अन्नागार मिले हैं। फिर यहां पर क्या मिले? ये प्यारे साथियों क्या है? मजदूरों के बेरक है,
मजदूरों के बेरक बने। बेरक का मतलब होता है रहने का स्थान, रहने का स्थान। ये क्या मिला है? ईंटों से निर्मित, ईंटों से निर्मित चबूतरा मिला है। ये क्या मिला है? R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। ठीक है। और ये क्या मिला है? कंकाल है ना, कंकाल। इस कंकाल के साथ में क्या मिली है? छोटी छोटी वस्तुएं भी मिली है, छोटी छोटी वस्तुएं भी मिली है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए, कुल मिला के अगर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है हड़प्पा। तो हड़प्पा इस प्रकार से बना हुआ था कि इसके अंदर भैया अच्छे से की पंक्तियों पर अन्नागार मिले हैं, मजदूरों के बेरक मिले हैं, वैसे बहुत सारे पीतल के इंका गाड़ी वगैरह सब मिला है, लेकिन अपने को यहाँ तक ये ध्यान में रखना है। ठीक है। ईंटों से निर्मित चबूतरा भी मिला है। या ईंटों से निर्मित है, किससे निर्मित है? ईंटों से निर्मित चबूतरा है, ये ईंट है। ठीक है। और ये मजदूरों के बेरक या फिर R37 नाम का कब्रिस्तान भी मिला है। तो कुल मिला के इस प्रकार से हड़प्पा जो क्षेत्र था ना, वो इस प्रकार से बना हुआ था। और ये रावी नदी और रावी नदी का बायां तट है, ये चीजें ध्यान में रखना। और हड़प्पा है कहाँ पर? ये अपने पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है। उसका पुराना तो मोंटगोमरी और वर्तमान साहिवाल जिला, रावी नदी के बाएं तट पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इसकी खोज की है। व्यापक क्षेत्र पर उत्खनन माधव सुब्रवत्स और मार्टिमर व्हीलर ने किया है। चीज ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये अपने इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ना प्यारे साथियों, जो अगली क्लास के अंदर वो पढ़ेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुदड़ो, जो विभिन्न प्रकार के स्थल है ना, कालीबंगा वगैरह, तो इन सभी स्थलों को पढ़ेंगे। उसकी खोज किसने की? जैसे कि मान लो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर 1922 में R.D. बनर्जी, राखलदास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। उसी प्रकार से एक एक स्थलों की चर्चा करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन के अंदर उसी प्रकार से जो जुनून के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।